स्वागत है आप सभी का 10 कदमदार ट्रेड में। और मार्केट्स थोड़ी सी रेजिलियंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे कुछ देर पहले, लेकिन अभी तक सक्सीड नहीं हो पाए हैं। आज तक है और मेरे साथ आप ही कार्यक्रम देखें 10 कदमदार ट्रेड। हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सचिन और प्रशांत, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके रचना वैद्य और शिल्पा राव जी जुड़ेंगी। और कुछ देर में आज एक खास बातचीत होगी ताहिर बादशाह जी के साथ, CIO इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के। लेकिन एक बार जरा इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं। निफ्टी अब इस वक्त 21,825 और नहीं सक्सीड हो पाया, और नहीं सक्सीड हो पाया बैंक निफ्टी, और नहीं सक्सीड हो पाया रिलायंस। ऑटो में एक मूव अच्छा है, लेकिन केमिकल बास्केट, आज मेटल्स, आज कुछ डिफेंस कंपनियां, आज PSUs एक बार फिर से सिंक होती हुई। वी आर नाउ एट डे लो। रचना जी गुड मॉर्निंग। हाँ, आपका कन्विक्शन आइडिया क्या है मैम इस वक्त का? अच्छा, शिल्पा जी मौजूद है, चलिए शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी, आपके कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के? मेरे पास एक सेल है, एक बाय है। बाय मुझे थोड़ा इंडियन होटल में लग रहा है। मुझे लगता है इंडियन होटल तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन अभी साउंड करेगा, लेकिन यहाँ पे ये 540 पे एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो 560 570 के लेवल्स आपको आते हुए सेशंस में मिल जाएंगे। ये थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, बट रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। मेरा दूसरा रहेगा सेल चंबल फर्टिलाइजर्स में। मैंने कल भी इसमें सेल रेकमेंड किया था 335 का पुट, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है आप इसमें फिर अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 320 डेफिनेटली इंटैक्ट है, और अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 343। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर सेल और इंडियन होटल में एक मौका तेजी का। रचना हमारे साथ आप जुड़ गई हैं। रचना गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? जी, मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा वो अदानी एंटरप्राइज में रहेगा, एंड दैट विल बी ऑन द सेल साइड। ये मेरे क्लाइंट्स के पास भी हो सकता है। ये काउंटर में वीकनेस है, सुबह से ही रैली फेल हो रही है, तो इसके फ्यूचर्स को अगर हम सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3070, तो या इवन 3065 में भी एसएल लगाएंगे, तो डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 3015, और उसके बाद 3000 की तरफ जाएगा ये, और 3000 को तोड़ भी सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेज में एक शॉर्ट साइड का कॉल आपके लिए आता हुआ 3000 के लेवल्स के नीचे भी जाने के पूरे आसार बनते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत भी हमारे साथ है। प्रशांत, तेजी मंदी या दोनों? अच्छा जी, फिलहाल दोनों ही ट्रेड मेरे शॉर्ट साइड पे होंगे। एक होगा HL, यहाँ पे एक अहम सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3040 का। 3000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 3040 का स्टॉप लॉस रख के जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 2850, 2850, स्टॉप लॉस 3050। नेक्स्ट पिक, जैसे मैं कल से कह रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर में मुझे वीकनेस नजर आ रही है, तो ACC मैं एक शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस 2435, 2435 पे रखेंगे, और टारगेट होगा 2325, 2325 का। जी हाँ, लीजिए। अब निफ्टी ने कल के लो को भी ब्रीच कर दिया। यस, कल का लो जब हश्तर में कार्यक्रम में क्लोजिंग में थे, लगभग 217 का एक स्विंग लो था। इट वाज आई थिंक 21792, उसके नीचे हम ट्रेड करते हुए और स्लिप करते हुए। और IT सुबह सुबह जो कि 200 अंक खुला था ऊपर, वो अब बैकफुट पे आके अपने कल के लोस को रीटेस्ट करता हुआ, तो पेन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा। अभी डायरेक्टर साहब ट्रेड किसी के रह गए ना? मेरे ख्याल से सचिन के ट्रेड रह गए ना। प्रशांत जी के 2 ट्रेड्स तो हो गए यहाँ पर, क्योंकि मैं निफ्टी देख रहा था उस वक्त। सचिन जी के 2 ट्रेड हैं। डायरेक्टर साहब एक बार कीजिए, एक काम कीजिएगा, 21,800, 900 और 22,000 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे, और कुछ देर में 21,700 की पुट, और 21,600 की पुट, और 21,650 की पुट रखिएगा। लेकिन सचिन, मीनवाइल आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे, बताइए आज के। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, एंड स्पेशली अगर हम पिछले आधे घंटे का डेटा देखें तो मुझे लग रहा है काफी सारे PSU स्टॉक्स में यहाँ पर अच्छी हलचल हो रही है ऑन द शॉर्ट साइड। एंड उसमें से जो 2 स्टॉक्स मैंने चुने हैं वो है IRCTC। क्लियरली अगर हम यहाँ पर डेली स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छा लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस एग्जिबिट हुआ था। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर नजर आया, बट ओवरऑल अगर हम इसकी पोजीशनिंग देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है बुलिश पेंडेंट बेरिश पेंडेंट फॉर्मेशन से, जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 850 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजिशनली फ्रेश शॉर्ट्स ओपन करने चाहिए 910 के स्टॉप लॉस के साथ IRCTC के फ्यूचर में।
एंड जो सेकंड कॉल है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंड किया है, भारत फोर्ज का भी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास काफी दिनों से ये मंडरा रहा था, एंड वहां पर भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन नजर आया है। तो यहाँ पर भी आई थिंक 1120 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा है, एंड नीचे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1040 तक की जगह अवेलेबल है। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं भारत फोर्ज में एंड IRCTC के फ्यूचर्स में। ओके, ये आपके दो सेल कॉल हो गए और रचना जी के पास आई थिंक एक ट्रेड थॉट और है। रचना जी, क्या व्यू है आपका, क्या ऐड कर रही हैं आप? जी मैं ऐड करूंगी एसीसी अगेन सेम ग्रुप का है और इसमें भी सिमिलर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है मुझे, और फ्यूचर्स के ऊपर ये 2400 के करीब है। यहाँ पे अगर 2420 पे एसएल लगाया जाए और इसको शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 2380, उसके बाद 2350। एसीसी में भी अब दरारें पड़ती हुई। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा क्योंकि वो देखते ही देखते 280 पॉइंट नीचे आ चुका है। निफ्टी बैंक ने अपनी पूरी बढ़त गवा दी है, 100 पॉइंट का नुकसान इधर। और निफ्टी भी, जो वीरू मेंशन कर ही रहे थे कि कल के लो को भी ब्रीच करता हुआ 21,807 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो हर टिक के साथ पोजीशंस काफ़ी हल्की हुई हैं। टाटा केमिकल्स मेंशन किया था हमने, इस पर एक व्यू लिया था। वो स्टॉक 1040 का टारगेट आया था, 1043 के लेवल्स फ्यूचर में दिखा रहा है। तो क्लियरली बिकवाली का दबाव मैग्नीफाई होता हुआ। कुछ ऐसे ही लूजर्स की अगर बात करें तो आप देखिएगा फ्यूचर्स में गुजरात गैस किस तरह से करेक्ट होने लगा है। टाटा केमिकल्स तो हम मेंशन कर ही रहे हैं। ये मेटल साइड पर हिंडाल्को शॉर्ट, साथ ही साथ सचिन, हिंदुस्तान कॉपर पर व्यू क्या है? क्या यहाँ पर भी बिकवाली के दरवाजे खुलने लगे हैं? जी हर्षदा, इनफैक्ट हिंडाल्को हमने सुबह भी मेंशन किया था। मुझे लग रहा है मेटल्स में थोड़े से शॉर्ट्स मॉर्निंग ट्रेड में नजर आ रहे थे, एंड वहां पर हिंद कॉपर का इमीडिएट डेटा देखे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अराउंड 260 का। काफी दिनों से इस पर्टिकुलर सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया था। अपना 5 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी यहाँ पर कहीं जाकर प्लेस था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस ब्रेकडाउन के बाद जो नीचे की ट्रेजेक्ट्री ओपन हुई है वो लगभग अराउंड 240 के लेवल के लिए है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ आपको क्लोजिंग बेसिस पे 262 पे लगाना चाहिए, एंड नीचे मुझे लग रहा है 247 से लेके 240 ये दो जंक्शन हो सकते हैं जहां पर अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को रिव्यू करना चाहिए। ओके, चलिए एक स्टॉक और इस बीच सुबह सुबह जो कि थोड़ा ठीक कर रहा था, आई थिंक जरा आप ICICI बैंक लेके आइएगा। ये भी सिंक हुआ और अब मैं इसके पुट ऑप्शंस को देखा था 1073 पे, ये भी डीलों पे आ गया। क्रिटिकल है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को डायरेक्टर साहब, बैंक निफ्टी के चार्ट पे ज़रा दो चीज़ें करिएगा आप, स्पेशली जो ट्रेडर्स एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं उनके लिए आई थिंक एक हल्का सा अगर आप देखें स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। आज का हाई रहा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बातें ऑप्शन राइटर्स के जहन में भी होती हैं, और अब हम जिस लेवल को शायद पॉसिबली टेस्ट करें ऑन द डाउन साइड, जो कि मोटा मोटी 46,150 है, वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये इंडेक्स ऑन एक्सपायरी डे ऑप्शन राइटर्स के घिराव में तो है ही, प्लस दो एवरेजेस के घिराव में है। डॉक्टर साहब अगर वो ड्रॉ कर पाए ना, प्लीज़ एक बार 100 और 50 डाल दीजिएगा, और उसके बाद दिखाइएगा वो तीनों पुट्स जो मैंने अभी निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से आपको कही थी। निफ्टी बैंक का इंटरडे हाई था 50 डे, और अब मोर और लेस टेस्ट हो रही है इसकी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्ट्री। निफ्टी एट डे लो, और एक बात याद रखिएगा, अब आएगी ये कॉल पुट। मैं आपको क्यों रख रहा हूँ इस वक्त, कल भी सबसे बड़ा कॉल राइटर था 22,000 का और 21,900 का। 21,900 के कॉल राइटर ने आपको नहीं जाने दिया बाहर, और आप देखिए 21,900 की कॉल का अब आउटस्टैंडिंग वाइज 86 लाख हो गया है एक्सपायरी -1 डे के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। और नीचे 21,800 के नीचे अगर आप कुछ देर और सस्टेन कर गए, क्योंकि यही एक पुट राइटर का जोन है फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि कल एक्सपायर होगा। इसके नीचे बहुत दूर तक पुट राइटर्स नहीं है। इसके नीचे अगर आप सस्टेन हुए कुछ देर और, तो तब पुल बैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, याद रखिएगा। सचिन, एक दो दिग्गजों के बारे में बात करते हैं जो कि पॉसिबली इस डाउन स्विंग को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेट्स ब्रिंग HDFC बैंक।
HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1441 पे ट्रेड करता हुआ, एज ऑफ नाउ इसने वो 20-डे टेन्योर की ट्रैजेक्टरी को छोड़ा नहीं है और बैंक्स अभी न्यूज़ फ्लो से बिल्कुल परे भी हैं। अभी आपका व्यू HDFC बैंक पे क्या बन रहा है सचिन? वीरेंद्र जी, यहाँ पर डेटा तो काफी साइडवेज ही है। इनफैक्ट प्राइस वाइज एंड ऑप्शनल डेटा वाइज भी क्लस्टर काफी अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है। 1430 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 1460 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक HDFC में मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा परिवर्तन एक्सपेक्टेड नहीं होगा। बट जिस तरीके से आपने निफ्टी का विश्लेषण किया, यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि निफ्टी का जो डेली चार्ट पे ADX है, उस ADX ने अभी 25 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। तो आई थिंक वो काफी अच्छे संकेत होते हैं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले के। तो जिस तरीके से ओवरऑल पैटर्न स्ट्रक्चर है, मुझे भी यही लग रहा है कि 21,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ने के बाद जो नीचे के लेवल्स ओपन हो जाते हैं वो लगभग अराउंड 21,640 तक के हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट में एक थोड़ी सी अच्छी वर्टिकल ड्रॉप भी आ सकती है जिस तरीके से ओवरऑल सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड एक क्लोजिंग जब तक एस्टैब्लिश नहीं होती 21,900 के ऊपर, आई थिंक तब तक ट्रेजेक्टरी सेल ऑन राइज पे ही होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर जरूर रहना चाहिए इवन वाइल ट्रेडिंग इंट्राडे। 21,800 अगर टूटेगा तो 21,640 तक जा सकते हैं। 21,800 स्क्रीन पर टूट गया है। क्लोजिंग के लिहाज से भी 21,800 के नीचे की क्लोजिंग फिर शायद और मंदी के दरवाजे खोलेगी। सचिन? अच्छा मैम, इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर ट्रेंड में ये अच्छी तरह ड्वेल्ड इन है। इनफैक्ट काफी दिनों से 21,900 का एक सपोर्ट अच्छा था। वो सपोर्ट टूटने के बाद कल के सत्र में हमने एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन देखा था। एंड आज भी जिस तरीके से ये पुल बैक फिजल आउट हुआ है और प्लस प्रीवियस डे स्विंग लो को ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लोजिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो फिलहाल अभी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मुझे लग रहा है 21,830 का जो इम्पोर्टेंट जोन था वो आई थिंक वायलेट हो चुका है। एंड अभी यहाँ से अगर रिवर्सल होना है तो मुझे लग रहा है 21,900 के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश होनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एल्स ट्रेजेक्टरी नीचे 21,630 तक काफी अच्छी तरह वाइड ओपन है। क्लियरली शॉर्ट साइड की पोजीशंस अब बढ़ती हुई और 21,770 के लेवल 769 इस समय आ चुका था निफ्टी में, तो दबाव क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस बीच ताहिर बादशाह को जोड़ लेते हैं कि वो इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं और उनकी अप्रोच क्या रहेगी। ये चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के। ताहिर, गुड मॉर्निंग। बताइए, ये जो पिछले लगातार 8 दिनों से हर दिन बिकवाली और हर दिन म्यूचुअल आई बेग योर पार्डन स्मॉल कैप और मिड कैप्स की धुलाई हो रही है, म्यूचुअल फंड्स ने कुछ अक्यूमुलेशन दिग्गजों में बढ़ाना शुरू किया है या फिर आप वेट आउट कर रहे हैं? आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं सब इस शेकआउट को, इस बिकवाली को मार्केट में? नहीं तो देखिए, ये कुछ हद तक मतलब पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि मार्केट का एक वन वे तरीके का मूव था। एंड उससे लगते हुए मतलब वैल्यूएशन में कुछ हद तक थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन आगे निकल चुके थे। तो करेक्शन का एक्सपेक्टेशन, हालांकि मतलब इट वाज देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो एक लेवल पे मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि फिर भी ओवरऑल देखिए, जो फंडामेंटल प्रोपोजिशन है विच इज बेसिकली विद रिगार्ड टू दी ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है और प्लस जो ड्राइविंग इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है इकोनॉमी के, वो अभी भी हमारे हिसाब से इंटैक्ट है। मतलब एज ऑफ नाउ टेक्निकली शायद मार्केट थोड़ा आगे निकल चुका था कंपेयर टू द फंडामेंटल्स। तो उस तरीके से हम देखें तो एक करेक्शन की उम्मीद बनी हुई थी एंड वो शायद हमने देख भी ली है। मतलब वी हैव सीन ऑलमोस्ट एन 8-10% करेक्शन पर्टिकुलरली इन द ब्रॉडर मार्केट। तो आई थिंक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है अप्रोच के अंदर। हालांकि कुछ चीजें जो है जो हम चाहते थे थोड़ी सस्ती में मिल जाए या वैल्यूएशन उसमें और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, वहां पे भी अब ओपनिंग्स नजर आ रही है। सो आई थिंक इट इज बिकमिंग अ मार्केट जहाँ पे इट्स अ समवॉट हैप्पी सिचुएशन टू बी इन अभी, जहाँ पे हम अभी और थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली निवेश कर सकते हैं अक्रॉस सेक्टर्स। ऐसे कोई
बड़ी चेंज इन पोजिशनिंग या पोर्टफोलियो की रीऑर्गेनाइजेशन का काम हुआ नहीं है हमारे एंड पे। लेकिन ताहिर, नेक्स्ट ट्रिगर क्या रहेगा इस मार्केट का? क्योंकि अब तक हमने जो बड़े इवेंट्स थे वो देख लिए, क्या वो पॉसिबल पूरा पोर्टफोलियो रिजेक्ट पोस्ट इलेक्शंस ही देखने को मिलेगा? तब तक ज्यादातर लोग साइडलाइन पर रहेंगे। आई थिंक देखिए, ट्रिगर्स के अगर बात करें तो एक ट्रिगर विल बी इवन बिफोर द इलेक्शंस विल बी कि आउटलुक मॉनसून के लिए क्या बनते जा रहा है, उसकी कुछ एविडेंस शायद हमें आने वाले कुछ हफ्तों में मिलना शुरू हो जाएगी, एक आध महीने से, यहाँ से अब एक आध महीने के दौरान में हम उसके बारे में चर्चा करने लगेंगे। तो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि रूरल मार्केट्स जो है और थोड़ी जो लोअर एंड ऑफ द इनकम पिरामिड वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा वीक रहा है, स्पेशली इकोनॉमी का और कंजम्पशन का, और कुछ सालों से अभी वहाँ पे वीकनेस चल रही है। तो आई थिंक एक उम्मीद वहाँ पे जरूर बनी रहेगी, एंड स्पेशली अगर मॉनसून की फोकास्ट या एल नीनो वगैरह के जो एलिमेंट्स है उसको अगर हम उसका कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष अगर आता है, तो आई थिंक दैट विल प्रोवाइड सम इम्प्रूवमेंट इन दी सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, एंड एक शायद ट्रिगर भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे वैल्यू कुछ हद तक बढ़ती जा रही है और अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सेकेंड ऑफ कोर्स एज वी गो अलोंग विल बी फ्रॉम अ डोमेस्टिक स्टैंड पॉइंट से बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्शंस और उसके आउटकम पे जो मार्केट की श्रद्धा है, और अगर वो ठीक से मतलब टेस्ट हो जाता है, एंड दैट क्लियरली विल बी एन इम्पोर्टेंट ड्राइवर। बीच में फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट दो चीजें रेलिवेंट रहेंगी, स्पेशली ऑयल की जो मूवमेंट है, वो हमने कुछ दिनों में, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में इवन ऑयल प्राइसेस को ऊपर बढ़ते हुए देखा है, करीब करीब 80 से $87, ऑलमोस्ट 7-8% इंक्रीज हमने देखा है, विच इज एट दिस स्टेज अभी भी कुछ ऐसा अलार्मिंग नहीं है, लेकिन हमें उस पे मतलब थोड़ा शायद उस पर अटेंशन देना पड़ेगा। एंड द अदर थिंग विच विल मैटर इज द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो एज वी नो, quite a few central banks are lined up to take their decisions on interest rates in the next few days. तो I think that will also, वो एक हमेशा से continuing event रहता है पिछले 1-1.5-2 साल से। So I think these are the जहाँ तक events की बात करें या triggers की बात करें तो these could be the triggers one way or the other depending upon उनका outcome कैसे develop होता है। ताहिर, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियो से। एक स्पेस जो कि सडनली बहुत डिलेमा में है और बहुत दुविधा में है, मिड फरवरी तक काफ़ी अच्छा पैसा बना, वो था PSUs का चंक, बट PSUs को भी बाइसेक्ट करके, और उसमें से आप अगर OMCs को देखें, पहले क्रूड कमज़ोर था, अच्छी बात थी, अच्छे अगर आप देखें ये मनी मेंटेन कर रहे थे उस प्राइस पे, फिर सडनली आप देखें प्राइस कट, LPG प्राइसेस कट, और उसके बाद क्रूड का 87 की ट्रैजेक्टरी में आना जाना। आप OMCs को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त इस प्राइस पर? देखिए, OMCs ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, स्पेशली स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल, एंड कुछ हद तक उनके लिए पॉजिटिव ड्राइवर्स भी रहे हैं पिछले, जैसे आपने बताया, ऑयल प्राइसेस हैव बीन फेवरेबल, और उनकी जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन है वो भी ऊपर की तरफ चल रही थी। अब उसमें थोड़ी रुकावट आई है, जैसे कि हमने प्राइस कट भी देखा है, हालांकि वो प्राइस कट एट सम लेवल आप जानते हो कि एज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, और कुछ हद तक मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 2 से 3 रुपया डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे, तो नॉट आउट ऑफ द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट, लेकिन क्लियरली एज ऑफ नाउ जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स थे, ऑयल प्राइसेस और मार्जिन्स, वो थोड़े बहुत प्रेशर में है। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि फिर भी एक हद तक वैल्यू है, डिपेंड्स अपॉन कौन सी OMC आप सिलेक्ट करते हो, क्योंकि एक लेवल पे तीनों OMCs का डायरेक्शन लगभग सेम है, उनके सेम ड्राइवर्स रहते हैं, लेकिन कुछ हद तक ऐसा भी है कि आने वाले 1-2 साल में वन OMC कैन बी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, डिपेंडिंग अपॉन उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है, या उनके जो एक्सपेंशन प्रोग्राम्स है उसका आउटकम क्या होता है। किसी का रिफाइनिंग या किसी का मार्केटिंग कंपोनेंट ज्यादा होता है, तो कुछ हद तक डिफरेंसेस भी है, लेकिन एक हद तक सिमिलैरिटी भी है। तो मुझे लगता है कि इट विल आल्सो डिपेंड ऑन आप विद इन द 3 OMCs कौन से
OMCs का चयन करते हो, दैट आल्सो माइट प्रोबेबली मेक अ डिफरेंस। तो एक तरीके से डिफरेंशिएटेड परफॉर्मेंस आने की संभावना है बिटवीन द थ्री प्रोमिनेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अच्छा, ये ओएमसीज की बात पूरी हो गई। मैं हालांकि अभी पूरी की पूरी पीएसयू बास्केट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ डिस्कशन में ताहिर जी। एक दो स्पेस पे और आते हैं जहाँ पे पिछले कुछ सेशंस में पेन बढ़ा है, और वो है एफएमसीजी कंपनियाँ। आप लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर्स में एचयूएल के वॉल्यूम्स के नंबर्स वाकई परेशान करने वाले थे। कल हम डिस्कशन भी कर रहे थे, आई मीन इन्फ्लेशनरी प्रेशर इनकी कॉस्ट को और बढ़ाएगा। और अब यहाँ से अगले 3 महीने में बहुत चीज़ें लाइंड अप हैं। आई मीन इलेक्शन आउटकम, न्यू बजट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी मॉनसून। एफएमसीजी के इस प्राइस डैमेज को, जिसने कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मार्केट के मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ इक्का दुक्का स्टॉक्स को छोड़ के, आपका व्यू क्या बन रहा है? नहीं देखिए, जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि मतलब ये स्पेस जो है वो काफी हद तक हैज बीन अंडर प्रेशर, नॉट जस्ट लास्ट 3 या 4 क्वार्टर, करीब 2-2.5 साल से मतलब स्पेस में ज्यादा एक्शन रहा नहीं है, ग्रोथ की किल्लत रही है और ड्राइवर्स नहीं रहे हैं। लास्ट ईयर का भी अगर हम मानसून के पैटर्न की बात करें तो वैसे एक लेवल पे एक ओके काइंड ऑफ आउटकम था, लेकिन इट वाज नॉट वेरी एक्साइटिंग। तो आई थिंक उम्मीद मतलब रहेगी कि आने वाले दिनों में अगर मानसून जून जुलाई नॉर्मल एक्टिविटी हम देख सकते हैं अगर मानसून में, तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे डिमांड की भी एक कुछ हद तक मतलब सॉफ्टनेस रही है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द लास्ट 1 or 2 years, लास्ट 5-6 years रादर, गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स एमएसपीज जो रही है वो शायद इट्स नॉट बीन वेरी रेम्यूनरेटिव वो सेक्शन ऑफ द मार्केट के लिए। तो एक लेवल पे वो एक स्ट्रक्चरल इशू, स्ट्रक्चरल मैटर रहा है। कुछ हद तक हमने इन्फ्लेशन भी देखा है इन द लास्ट 1.5 years, जो थोड़ी बहुत वो भी एक कंजम्पशन पावर को हिट करती है, कर रही थी इन द लास्ट 2 years। सो आई थिंक अगर हम इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन का भी अगर ट्रेजेक्टरी थोड़ा नरम होते हुए अगर हमें दिखाई दे, और साथ ही साथ ये मॉनसून का जो आपने बताया उसका भी अगर हम पॉजिटिव आउटकम अगर हमें देखने मिले, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है फॉर अ रिबाउंड, ग्रोथ की रिबाउंड भी हो सकती है। कुछ हद तक वैल्यूएशंस भी जो शायद इतने चीप नहीं है लेकिन उनके एवरेज से थोड़े लोअर एंड पे है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें दिख सकती है। तो आई थिंक यहाँ पे एक केस बन सकता है। स्टार्ट विद एफएम। देखिए हम अगर इसी सेगमेंट में अगर हम देखें लोअर एंड ऑफ द मार्केट या एफएमसीजी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है जहाँ पे लो टिकट टू व्हीलर्स का अगर हम एग्जांपल ले ले, तो पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में हमने देखा है कि टू व्हीलर्स में हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है, ग्रोथ भी आई है और स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है। तो एक ये आगे जाके ये हो सकता है कि दिस ये बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज जो जुड़ी हुई है, और मे बी टू व्हीलर्स इज अ फर्स्ट इंडिकेटर, और शायद इट माइट स्प्रेड टू अदर products as well in the consumption basket। तो विल वेट एंड वॉच। बट या ये यहाँ पे एक लेकिन इसमें भी है कि दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे मतलब कंपनीज का चयन करना जरूरी रहेगा, बिकॉज कुछ है ऐसी कंपनियां जो शायद इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा ग्रो कर पाए, और शायद उनके those might probably make better investments than some of the others। तो it may not necessarily benefit the whole sector। हालांकि फर्स्ट राउंड में वैल्यूएशन सभी चीजों के ऊपर जाएंगे, लेकिन ग्रोथ के साथ, ग्रोथ डायनामिक के साथ अगर देखना चाहे तो फिर देन वी माइट हैव टू मेक अ चॉइस विद इन द अवेलेबल सेट। ताहिर, सरकारी कंपनियों में हमने देखा है एक यूफोरिया बना हुआ था, अच्छे ऑर्डर विन्स आ रहे थे एंड दैट वाज वर्किंग वेल फॉर देम। लेकिन थर्ड क्वार्टर नंबर्स में आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत कम कंपनियां हैं जहां पर वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होने लगा है। अगर ये सिलसिला एक और क्वार्टर तक चलता है तो क्या लार्ज लिक्विडेशन फंड्स की तरफ से भी आएगा जो भर भर के पीएसयू स्पेसिफिक स्कीम्स लेकर आई थी, एनएफओज लेकर आई थी? नहीं तो देखिए, clearly PSUs has been a very vibrant part of the market in the last one year or little over 1 year, और for the longest time ever कुछ सालों से हम
पीएसयूज को हमेशा एक वैल्यू प्रोपोजिशन के फॉर्म में देखते थे, जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हुआ करते थे कंपेयर टू नॉट जस्ट द मार्केट बट उनके खुद के एवरेज से भी कम हुआ करते थे। उनकी बैलेंस शीट प्रोफाइल इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही थी, डिविडेंड यील्ड पर्सपेक्टिव से भी बहुत वो अट्रैक्टिव हो गए थे, तो एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियरली था। अब शायद कुछ पीएसयूज में अभी भी वैल्यू प्रोपोजिशन है, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो वैल्यू वाला जो प्रोपोजिशन है वो इतना ज्यादा शार्प रहा नहीं है। उनको ग्रोथ के नजरिए से देखना शायद थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है आज और शायद उस हद तक उनको लगभग करीब करीब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के कंपैरिजन में ही उनको भी देखना पड़ेगा फ्रॉम अ ग्रोथ स्ट्रोक वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट। तो मेरा मानना है कि शायद देखिए सेक्टर जैसे ही अनफोल्ड होता है, कोई एक एक्साइटिंग एरिया डेवलप हो जाती है, तो फर्स्ट राउंड में तो हर एक कंपनी की वैल्यूएशंस पे पहले तो एक एंथुसियाज्म बिल्ड हो जाता है, लेकिन आई थिंक इन द सेकंड राउंड डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब पीएसयू बास्केट अगर देखें तो एक सेट अभी भी कंपनीज का है जहाँ पे शायद आप एक वैल्यू प्रोपोजिशन के फॉर्म में उनको देख सके। देयर इज ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर पार्ट जहाँ पे वैल्यूएशन शायद इतने सस्ते नहीं आ एनीमोर, बट उनमें ग्रोथ की एक अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ग्रोथ की विजिबिलिटी भी अच्छी हो सकती है। शायद फॉर एग्जांपल डिफेंस कंपनीज हो गई। तो आई थिंक वो एक अलग सा सेट उसका उनको हमें एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। एंड देन द थर्ड सेट जहाँ पे शायद neither one or the other is available, यहाँ पे valuations भी ऊपर आ चुके हैं in the last some time because of the general PSU move, और शायद growth में growth की visibility इतनी अच्छी नहीं है। तो I think we'll have to divide and compartmentalize the PSU basket from here on, and फिर उसके बाद we will have to make the selection। तो एक तरीके से now it will be a lot more selective compared to what it has been in the last say 4 quarters। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। तो थोड़ा सा बेसिकली आपको संभल कर ही चलना है, कंसिडरिंग भारतीय बाजार एक तरफा कुछ मुनाफा वसूली के दबाव में हर दिन फिसल रहे हैं। आज भी देखिएगा 45 अंकों के नुकसान पर निफ्टी आपको दिखाई देगा 21,775 आ गया है। तो कल जो 900 ब्रीच किया, आज हम 800 को होल्ड नहीं कर पाए हैं। अब देखना यही है कि हम 700 के लेवल्स के आसपास या 800 के बीच टिके रहते हैं या नहीं। निफ्टी बैंक इस बीच सेल साइड की पोजीशंस यहाँ पर मैग्नीफाई होती हुई 250 पॉइंट नीचे आ चुका है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भले ही खुले हम थोड़े से पॉजिटिव जोन में थे, लेकिन हर टिक के साथ बाजार में वो बिकवाली का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देखिए डिफरेंस कितना बढ़ चुका है गिरने और बढ़ने वाले शेयरों के बीच। चलिए अब वीरू और मैं आप लोगों से लेंगे इजाजत और सौंप देते हैं मार्केट की ये हाल है तस्वीर नीरज जी के हाथों। नीरज जी, गुड लक की जरूरत है आज। गुड लक की जरूरत है, कहाँ से आएगा गुड लक? पता नहीं, मुझे तो लगा आपका जैकेट टाई लेकर आएगी, वो हुआ नहीं। कोशिश तो की पूरी कोशिश की लेकिन काम नहीं आ रहा कुछ भी। वीरू क्या किया जाए, क्या कोई लेवल है जहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है? मैं तो शाम श्वेत पहन के आया था इसलिए नीरज जी, है ना? न्यूट्रल लेने से काम नहीं बनेगा, अपन दोनों तरफ थे आज। इधर साइड की आप पोजीशन लीजिए। नहीं नीरज जी, आज एक्सपायरी डे, अब एक्सपायरी डे है, मैं बता रहा हूँ। देखिए कल का लो टूटने के बाद 2 लेवल्स टेस्ट होने थे, 751 710। एज ए ट्रेडर अगर आपको पैसे मिले हैं 751 पे तो 710 का भी आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मैं होता ना तो मैं अपने शॉर्ट के ट्रेड को यहाँ पे बुक कर लेता। निफ्टी बैंक पे 50 डे मार्क फेलियर हुआ था, क्लियरली सुबह की कमेंट्री मेंशन था अटेम्प्ट टुवर्ड्स 46 550 710 पॉसिबल, और नहीं हुआ तो कोलैप्स टुवर्ड्स 46,000। मैं दोनों ही इंडेक्स पे नीरज जी इस वक्त शॉर्ट कवर करके बैठूंगा, एंड स्पेशली 46 135 की ट्रैजेक्टरी में मेरे को निफ्टी बैंक में एक अच्छा पुल बैक ट्रेड नजर आ रहा है। अभी 100-150 पॉइंट की स्टॉप इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना हर्षद, एक्सपायरी डे जो म्यूचुअल फंड्स है ना उनकी सेलिंग खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं जी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, प्रमोटर बहुत अच्छी पेडिग्री है, लिक्विडिटी उसमें नहीं है और म्यूचुअल फंड के पास भर भर के माल है। जैसे बेचने जाते सर्किट लग जाएगा या वो बेच ही नहीं पाएंगे, तो वो धीरे धीरे उसको बेचेंगे क्योंकि उनको कम करना है।
सो ऐसे बहुत सारे शेयर्स होंगे, आप ढूंढिएगा आपको दिखेगा कि वो अगले 1 डेढ़ 2 महीने 4 महीने तक गिरते रहेंगे वो, जी हाँ। रह के। तो इसलिए मार्केट में ये ओवरहैंग खत्म ही नहीं हो रहा है, प्रेशर बनाओ। एटलीस्ट मार्च के में भी हमको लगता है होली तक तो ये और चलेगा भी, अब 2 ही दिन तो बाकी है शायद। टैक्स हार्वेस्टिंग भी चल रही हाँ, टैक्स हार्वेस्टिंग भी चल रही है, एग्जैक्टली। तो का- बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्ले हो रही हैं और ये देखिए बढ़िया सा बन गया है चिमटा लाल और हरा। खैर चलिए देखिए, इसी का नाम मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है, गिरता चढ़ता रहता है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ, फिर आपके सवाल लेंगे। और आज सोशल मीडिया के दिन है तो अपने सवाल भेजते रहिएगा। मैं